वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, यूरोपीय पार्लियामेंट में तौहीन रिसालत की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई। करारदाद में तौहीन रिसालत के कानून पर तनकीद, पाकिस्तान का GSP स्टेटस खत्म करने का मुतालबा। जी आपको बताते चलें, आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये करारदाद यूरोपीय पार्लियामेंट के एक्सटर्नल एक्शन सर्विस से वाबस्ता कई माहिरीन ने पेश की है। अफसोसनाक अमर यह है कि इस करारदाद में कई नुकात पर बतौर खास पाकिस्तान में तौहीन रिसालत की सजा के कानून आर्टिकल 295B और C के बार बार जिक्र किया गया है और बार बार इस कानून को तनकीद का निशाना बनाया गया है। करारदाद में कम से कम 3 जगहों पर फ्रांस की तायीद की गई है और पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफीर को हरासा करने की रोकथाम और पाकिस्तान में रिहाइश पजीर फ्रांसीसी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। करारदाद में ये भी कहा गया है सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अरकान को भी हरासा किया जा रहा है। करारदाद में कई मरतबा शफकत और शगुफ्ता कौसर का जिक्र है जो आर्टिकल 295B के तहत गिरफ्तार हैं। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर सदर आलिफ अलवी का पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा है, पाकिस्तान की तरक्की में मजदूरों की खिदमत को सलाम पेश करते हैं। आज हम मजदूरों की बहादुरी और मेहनत को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं नुमाइंदा JNN हसन रियाज से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने योम मजदूर पर अपना खसूसी पैगाम दिया। उसने कहा कि मजदूरों की मेहनत की हम कदर करते हैं। मजदूर ही माशरे को आगे लेकर चलता है और मजदूर की मेहनत के बेशुमार खिदमात हैं। मजदूर ने बहुत ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया। हम मजदूरों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के हकूक हल किए जाएंगे और मजदूरों को आगे भी साथ देकर चलेंगे। उनका मजीद कहना था कि कोरोना SOPs का भी जो है वो ख्याल रखा जाए ताकि किसी किस्म को मजदूर अपने आप को महफूज रखें और तनदेही और मेहनत के साथ अपना काम जारी रखें। जी बहुत शुक्रिया हसन आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की दावत पर आला सतह के वफ्द के हमरा 7 मई से सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा करेंगे। जी आपको बताते चले, जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले वफ्द में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर अतलात फवाद चौधरी और नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हमांगी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी भी शामिल होंगे। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 15 माह बाद आला सतह पर बातचीत होगी। नून लीग ने NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों का फोरेंसिक ऑडिट कराने का लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत के मुताबिक NA 249 के इंतखाबी नतीजे पर नून लीग को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंतखाब का नतीजा 11 घंटे ताख़िर से आया। खत में दरख्वास्त की गई है कि जिन पोलिंग स्टेशन से जारी फॉर्म 45 पर शक है उनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। दूसरी जानिब नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने NA 249 के इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया है। नून लीगी उम्मीदवार ने रीजिंग अफसर को दी जाने वाली दरख्वास्तों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि वजारत खजाना कारोबारी हरादरी के एतमाद पर पूरा उतरेगी। कोई भी काम FPCCI को एतमाद में लिए बगैर नहीं होगा। जी वज़ीर खजाना शौकत तरीन का लाहौर में FPPCI के ओहदेदारान इजलास में वर्चुअल खिताब करते हुए कहना था, कोई भी काम FPPCI के एतमाद में लिए बगैर नहीं होगा। इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल FPPIC को भी 12 मेंबर शामिल किए जाएंगे। इस मौके पर FPPCI के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहजेब अकरम ने कहा, वज़ीर खजाना की जानिब से खैर सगाली का खैर मकदम करते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल FPPCI नुमाइंदगी देने का फैसला खुश आइंद है। यौम मई पर मेहनत कशों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मजदूरों को कम अज कम उजरत 20,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया है।
कहा मेहनतकश की फलाह बहबूद सबसे ज्यादा मुकद्दम है। जी हां, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का अपने बयान में कहना था कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां वर्कर्स की कम अज कम उजरत 20,000 रुपए करने की मंजूरी दी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 वर्ष में वर्कर्स की कम अज कम उजरत में 5,000 रुपए का इजाफा किया है। साबिक दौर में वर्कर्स की फलाह बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हमारी हुकूमत वर्कर्स की कम अज कम उजरत में आइंदा भी इजाफा करेगी। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में फरसूदा निज़ाम ख़त्म करके ऑनलाइन लेबर इंस्पेक्शन का निफाज किया गया है। वर्कर्स के लिए मैरिज राइट 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख जबकि डेथ राइट 5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सक्की किनारी पन बिजली मंसूबे का 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। जी, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा का कहना है 2 अरब डॉलर के मंसूबे में 60% काम मुकम्मल हो चुका है। कागान के इलाके में दरियाए कन्हार पर पन बिजली मंसूबा दिसंबर 2022 तक मुकम्मल होगा। चीनी माहिरीन की मदद से इस मंसूबे को मुकम्मल किया जा रहा है। इस मंसूबे की तकमील से 884 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मामले सूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पार्टी के अंदर भी मामला दुरुस्त करने की जरूरत है और तहरीक इंसाफ को भी अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है। जी हां, सूबाई वजीर हसीन जहांगिया गर्देजी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि अन्य 249 में 1 किलोमीटर के अंदर इलेक्शन हो रहा था। सुबह 6 बजे रिजल्ट आना और वहां की हुकूमती पार्टी का जीत जाना बहुत कुछ बयान कर रहा है। जो चीजें डस्का में सुनाई दी, कराची में सुनाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची ज़िमनी इलेक्शन में जमहूरियत को ताबूत में बंद कर दिया। अपोजिशन अब भी होश के नाखून ले और इंतहावी इस्लाहात के लिए ताउन करे, वरना इस तरह की दर्दनाक चीजें सुनाई देती रहेंगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पार्टी के अंदर भी मामला दुरुस्त करने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ को भी अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है। तुर्की के शहर मंगोरा की एक फैक्ट्री में आग लगने से 16 पाकिस्तानी मजदूर झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 4 का ताल्लुक सवात से है। जमशेद और अयूब का ताल्लुक कंजूर, सदाम का पांड्रा मैंगोर और अनवर का ताल्लुक अमानकुन मैंगोरा से है। जमशेद के भाई उस्मान अली ने राब्ते पर बताया है कि कुछ अरसा कबल इनका भाई साथियों समेत तुर्की गया था, वहां एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। दूसरी जानिब आपको बताते चलें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर और इम्तिहानी मरकज से चेक शुदा पर्चे और लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। जी हां, ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन ने वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक डायरेक्टर मोहम्मद अली भट्टी, साबिक डिप्टी सेक्रेटरी इफ्तिखार अंजुमन समेत सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइजर और स्टाफ को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। शिमला पहाड़ी पर मौजूद पब्लिक सर्विस कमीशन के पुराने दफ्तर में चेक शुदा पर्चों को रद्दी के भाव बेच दिया गया है। कानूनन चेक शुदा पर्चों को मार्केट में किसी सतह पर बेचा नहीं जा सकता। जौहर टाउन के इम्तिहानी मरकज में जनरेट्स की तारीखें जबकि ओल्ड ऑफिस के एसी, पंखे समेत दीगर सामान भी गायब हुआ है। दूसरी जानिब पंजाब में हफ्ता और इतवार को मखसूस दुकानें खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हफ्ता और इतवार के रोज लॉकडाउन के दौरान ग्रोसरी स्टोर्स, करियाना स्टोर्स और रमजान बाजार खुले रहने का फैसला किया गया है। जी आपको बताते चले माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक ने कहा है अवामी सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत ने फैसला किया। अवामी सवाले से सवालात कर रही थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अवाम तजस्सुस का शिकार थी। अवामी मुतालबे के बाद ज़िमनी इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि जिस पर पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक ने लॉकडाउन के 2 रोज में अवामी सहूलत के पेश नजर पंजाब हुकूमत को मरासला लिखा, जिसमें पंजाब हुकूमत ने ग्रोसरी स्टोर्स, दूध दही की दुकानों और रमजान बाजारों को अवामी सहूलियात के लिए हफ्ता इतवार खुला रखने की खुसूसी दरख्वास्त पर जिले इंतजामिया लाहौर को दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत ने रमजान बाजार, दूध दही की दुकानें, तंदूर, ग्रोसरी, करियाना स्टोर हफ्ता और इतवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रखने की इजाजत दी है।
सराजुल हक का कहना है मईशियत ठीक करने के दावेदार अवाम को वेंटिलेटर पर ले गए हैं। अमीर जमीयतुल इस्लामाए सराजुल हक का वफ्द के साथ सजादा नशीन अस्ताना आलिया घर शरीफ ख्वाजा गुलाम कतबुद्दीन फरीदी की रिहाइशगाह पर इनसे मुलाकात की। जी हाँ, अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का यहाँ गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हुकूमत को अवामी मुश्किलात का अदराक नहीं, मईशियत ठीक करने के लिए दावेदार अवाम को वेंटिलेटर पर ले गए हैं। जबकि ख्वाजा गुलाम कतबुद्दीन फरीदी ने गुफ्तगू के दौरान कहा है कि उलमा व मशाइख ने हालिया धरने के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहरा करके मुल्क को एक बहरान से बचाया, लेकिन इसके फौरी बाद शुएब सदल कमीशन की सिफारिशात ने अहले ईमान के रोंगटे खड़े कर देने, इस पर रियासत मदीना के दावेदारों की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाना अभी तक सामने नहीं आया, जिस पर अहले सुन्नत की तशवीश है। हुकूमत ने FATF के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन दुबई दीनी हल्के FATFT में माया यहाँ नहीं चलने देंगे। अब बात करें कोरोना वायरस की, तो मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 2 नई इकसाम सामने आ गई। नेशनल हेल्थ सर्विस और NCOC ने कोरोना की इकसाम की कैंडिडेट ट्रेसिंग शुरू कर दी है। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में किए गए टेस्ट में कोरोना वायरस की मजीद 2 नई इकसाम सामने आई हैं, जो कि कोरोना वायरस के फरकीन को इकसाम अवाम की SOPs पर अमल में तहफ़्फ़ुज़ है। 40 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, घर से बिला ज़रूरत बाहर मत जाएं, समाजी फैसले को अमली तौर पर यकीनी बनाएं। मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार, मजीद 146 अफराद जान से हाथ धो बैठे। हलाकतों की तादाद 17,957 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4,696 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4,696 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,25,519 हो गई है। 5,490 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 7,17,009 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 1,18,36,866 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। खबरें और भी लेकिन शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, उससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही मानों में बख़ील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सिंध पुलिस में तकर्रियां तबादले 18 ग्रेड की नसीम आरा, एसएसपी मिले ट्रैफिक से एसपी साइड डिवीजन साउथ जोन तैनात, एसएसपी ट्रैफिक सेंट्रल एजाजुद्दीन एसपी कराची तैनात, जबकि 18 ग्रेड के नौशहरवान एसपी ट्रैफिक सेंट्रल तैनात नोटिफिकेशन जारी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से JNN के ब्यूरो चीफ से। जी आगाह कीजिएगा, मजीद कौन कौन सी तैनातियां हुई हैं? जी ये 3 तबादले किए गए हैं। आईजी सिंध मुश्ताक महर साहब ने एसपी ट्रैफिक मलीर मिसेज नसीम आरा पंवर को एसपी साइड डिवीजन जिला साउथ में तैनात किया है, और एसपी ट्रैफिक जिला सेंट्रल से इजाजुद्दीन को एसपी न्यू कराची जिला वेस्ट तैनात किया गया है। इसी तरह एसपी नौशेर को जिला खैरपुर हेडक्वार्टर से एसपी ट्रैफिक जिला सेंटर तैनात किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। भाई भाइयों की जान होते हैं, एक भाई को बचाते 4 भाई डूब गए। नहर में डूबते भाई को बचाने की कोशिश के दौरान चारों भाई डूबकर जान की बाजी हार गए। जी हाँ, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों के डूबने का अफसोसनाक वाकया गांव पेटो जतोई के मुकाम पर राइस कैनाल में पेश आया। चारों बच्चे सगे भाई थे और इनका ताल्लुक बागरी कबीले से था। चारों भाई राइस कैनाल के किनारे खेल रहे थे। कैनाल में गिरने वाले एक बच्चे को बचाते हुए चारों बच्चे डूब गए। मुकामी गोताखोरों ने चारों बच्चों को लाशें निकाल ली। बच्चों की नाशें घर पहुंचाते ही कहराम बर्पा हो गया। अहले खाना नाशों से लिपट कर रोते रहे। अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां हरारे टेस्ट में पाकिस्तान की ऑपोजिशन मुस्तहकम। फवाद आलम की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में दूसरे रोज का खेल खत्म होने पर 6 विकेट पर 374 रन बना लिए और इसे 198 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स के दूसरे रोज का खेल खत्म होने पर 6 विकेट पर 374 रन बना लिए और ऐसे ही 198 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। फवाद आलम 108 और हसन अली 21 रन के साथ
کریز پر موجود ہیں۔ عمران بٹ 91 اور عابد علی 60 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ محمد رضوان 45 اور اظہر علی نے 36 رنز بنائے۔ کپتان بابر اعظم اور فہیم اشرف 0 پر آؤٹ ہو گئے۔ فواد عالم کی ٹیسٹ سیریز میں یہ چوتھی سنچری ہے۔ زمبابوے کے ڈونلڈ ٹرپیو نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ خیال رہے کہ زمبابوے کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 176 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ کھیل کے دوسرے روز پاکستان نے اپنی پہلی نامکمل اننگز کا آغاز کیا تو گرین کیپس نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے 103 رنز بنا لیے تھے۔ شاہین شاہ افریدی اور حسن علی نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔ عابد علی اپنے پہلے روز کے اسکور میں صرف 4 رنز کا ہی اضافہ کر سکے اور 60 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جبکہ عمران بٹ نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پہلی نصف سنچری اسکور کی۔ اظہر علی 36 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ کپتان بابر اعظم پہلی ہی گیند پر اپنا کھاتا کھولے بغیر آؤٹ ہو گئے۔ وزیر اطلاعات و نشریات فاروق حبیب فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ یہ منافقت بڑھی ہوئی ہے، وہ کام آپ جاری رکھیں، لیکن اگر آپ کو خدمت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے تو آپ کو الیکشن ریفارمز کی طرف آنا پڑے گا، جس کی بارہا وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے اس کے اوپر زور دے رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ای ووٹنگ کے ساتھ منسلک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ای ووٹنگ پوری دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر اب یہ نظام چل رہا ہے۔ اب جو ہے وہ دنیا کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کا زمانہ ہے، وہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے سے کسی قسم کی جو ہے وہ ممانعت یا دریغ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، انٹروڈیوس کرنا چاہیے۔ شور کیا مچ رہا ہے جی؟ فارم 45 لیٹ آ رہے ہیں جی، گنتی نہیں ہو رہی جی، اپنا پولنگ ایجنٹس کے سائن نہیں ہو رہے۔ اگر یہی آپ کا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے آپ ووٹ کاسٹ کریں گے تو آپ کے ووٹ کاؤنٹ بھی فوری ہو جائے گا، آپ کا ووٹ ڈیلے بھی نہیں ہوگا، اور اس کے اندر جو انسانی انٹرونشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جس قسم کے الزامات جو ہیں وہ کراچی کے انتخابات کے اندر ہمیں نظر آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کو سیکھنا پڑے گا۔ اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے، حکومت کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے الیکشن ریفارمز کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنا اب وقت کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ یہی مریم صفدر بلاول کو کہتی تھی اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے، اور کل جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے گئے، ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہا گیا، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک میچور لیڈرشپ کا جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم الیکشن ریفارمز کی طرف جو ہے وہ جائیں اور الیکشن ریفارمز کو ہم اپنائیں۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نہیں بھول سکتے کہ $1 بلین جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر انہوں نے جمع کروائے ہیں، اور یہ اعتماد ہے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کا کہ جو اپنا سرمایہ بیرون ملک انویسٹ کرتے تھے وہ نہ صرف آج اپنی فورن ریمیٹنسز کو انہوں نے بڑھا دیا جو اپنے عزیز و اقارب کو پاکستان بھیجتے ہیں، یعنی پچھلے مسلسل 10 ماہ سے $2 ارب سے زائد جو ہے وہ فورن ریمیٹنسز پاکستان جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر بھی $1 بلین کی جو ہے وہ سرمایہ کاری کی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو معیشت کے آؤٹ لک ہے اس پہ بیرونی سرمایہ کار اعتماد کر رہے ہیں کہ $2.5 ارب کے ہمارے یورو بانڈز جو ہیں وہ ہم نے وہاں پر بیرونی مارکیٹ کے اندر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، اس کے ذریعے ہمیں آئے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے بعد 25 روپے جو ہے وہ تگڑا نہیں ہوا۔ کہاں ہمیں ملک جو ہے وہ اسحاق ڈار شاہد خاقان عباسی کے جہاز پہ فرار ہوئے تھے، ہمیں مائنز بچھا کر دے کے گئے تھے، کہاں اس ملک کے اندر ملک بینک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا تھا، اور اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف ایکسپورٹس کو بڑھایا، آج لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، آج ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہو رہی ہے، اور آج جو کسان کے لیے ہم نے اقدامات کیے ہیں
کہ اس سال 500 ارب روپیہ کسان کو گندم میں اضافی ملنے جا رہا ہے، اور یہ بات میں خاص طور پہ پرچی چیئرمین کو بتانا چاہتا ہوں، جو سندھ کے اندر جہاں 14 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ چوہے کھا جاتے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چوہے کھا گئے۔ یہ کون سے ایسے چوہے ہیں جو 14 ارب روپے کی گندم کھا جاتے ہیں؟ ان چوہوں کا آپ کو شکار کرنا پڑے گا، اور یہ چیک کریں کہ یہ چوہے جو ہے وہ ایان علی کی طرح کو منی لانڈرنگ کر کے پیسے کو باہر پارک تو نہیں کر رہے۔ یہ آپ کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج وہاں پر جو صورتحال ہے، قیمتوں کی صورتحال دیکھ لیں، مافیاز کے رحم و کرم کے اوپر جو ہے وہ سندھ کو، کراچی کو چھوڑا ہوا ہے بلاول نے۔ ان کو اپنی اس حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کی طرف بھی جو ہے وہ نظر دہرانے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ واحد امید ہے کہ آج کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے گھر بنا رہا ہے۔ اس کو فکر ہے کہ 340 ارب روپے کی مارگیج مارکیٹ کریٹ کرنی ہے، کیونکہ جو ہمارا وہ عام آدمی جو کرائے کے مکان میں ساری زندگی سے دھکے کھاتا تھا، کتنے وزیر اعظم آئے، کسی وزیر اعظم نے یہ نہیں سوچا کہ میں ان کو چھت فراہم کرنی ہے۔ پوری دنیا میں مارگیج مارکیٹ ہے۔ آج آپ بینکس کے اندر جا سکتے ہیں، اپنی درخواست دے سکتے ہیں، بینکس آپ کو سرمایہ فراہم کریں گے۔ آپ اپنے استطاعت کے مطابق، اپنی تنخواہ کے مطابق اپنی چھت اپنے گھر کی خود بنا سکتے ہیں۔ کرایوں سے آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ مہینے کی 5,000 7,000 10,000 قسط ادا کر کے جو 15,000 20,000 روپے کرایہ پہ آپ رہتے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ اور پاکستان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو منصوبہ جو عام آدمی کا مسئلہ ہے وہ اس کا علاج ہے، ہیلتھ کا نظام ہے۔ جو صحت انصاف کارڈ ہے خیبر پختونخوا میں ساری آبادی کو مل چکا۔ پنجاب میں اس سال 31 دسمبر تک پوری پنجاب کی آبادی کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، جس سے آپ 10 لاکھ روپے کی سالانہ اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام تر انیشیٹوز ہیں جو وزیر اعظم عمران خان نے ڈائریکٹلی عام آدمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے ہیں۔ اور آج کے وزیر اعظم اپنی شوگر ملز نہیں لگا رہا، وہ منی لانڈرنگ نہیں کر رہا، وہ بیرون ملک اپنے اثاثے نہیں بنا رہا، فلیٹس نہیں بنا رہا۔ اس کو فکر ہے تو عام آدمی کی فکر ہے، اور چیلنجز بھی بے شمار ملے ہوئے ہیں اور ان چیلنجز سے بھی نمٹ رہا ہے۔ جی فیصل آباد میں وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا دنیا بھر میں وبا کے دوران مزدور اور دہاڑی دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ٹیکسٹائل صنعت کی بحالی کے لیے حکومت نے ترجیحی اقدامات کیے۔ پی ٹی آئی نے تمام شعبوں میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ احساس کفالت پروگرام کے ذریعے سماجی تحفظ کا سب سے بڑا پروگرام شروع کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مزدوروں کے عالمی دن پر تمام محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ افغانستان کے صوبے لوگر میں ایک کار بم حملے میں نتیجے میں 30 افراد ہلاک ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ جی ہاں، برطانوی خبر ایجنسی روئٹرز کے مطابق کار ہم دھماکے صوبہ لوگر کے دارالحکومت پل عالم میں صوبائی کونسل کے دفتر کے قریب ہوا۔ گورنر لوگر کے ترجمان کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ دھماکے کے پیچھے کون تھا۔ افغان ٹی وی چینل تلو نیوز کے مطابق دھماکہ مقامی وقت کے مطابق شام 7:06 پر ہوا، جس میں 60 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جس جگہ دھماکہ ہوا ہے اس کے قریب ہی اسپتال بھی واقع ہے، جس کی عمارت کو دھماکے کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کی حکومت نے مسجد الحرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی خواتین پولیس اہلکار تعینات کر دی۔ جی آپ کو بتاتے چلیں تاریخ میں پہلی بار خواتین اہلکاروں کو مسجد نبوی میں سیکیورٹی پر تعینات کیا گیا ہے۔ ان خواتین کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے VN 2030 کے تحت مسجد النبوی میں تعینات کیا گیا ہے۔ خواتین اہلکار کی تعیناتی کا مقصد کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانا اور زائرین کی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ بھارتی میڈیا کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے سعودی عرب کے طالبی نصاب میں ہندو مذہبی کتابیں رامائن اور مہابھارت بھی شامل کر دی گئی ہیں اور اب سعودی طالب علم یہ ہندو کتابیں بھی پڑھا کریں گے۔
निसाब में ये तब्दीली सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के विजन 2030 के तहत लाई गई है। इन हिंदू मजहबी किताबों के इजाफे के अलावा अंग्रेजी जुबान को भी निसाब में लाजमी करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी शहरी इस नए निसाब की तस्वीर भी पोस्ट कर रहे हैं। एक सारिफ नोफुल मरू ने लिखा है कि मेरे बेटे के निसाब में हिंदू मत और बुद्ध मत की तारीख, रायमान और कर्मा और महाभारत, धर्मा वगैरह भी शामिल की गई हैं। इस इक़दाम से सऊदी अरब की जिद्दत पसंदी के तकाज़ों से हम आंग करने में मदद मिलेगी। वस्ती एशिया के मुसलमान मुल्कों के अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाकों में होने वाली झड़पों के नतीजे में 31 अफराद हलाक हो गए। जी आपको बताते चलें, बीबीसी के मुताबिक झड़पों का आगाज बुध के रोज इस वक्त हुआ जब पानी की सप्लाई में कैमरे नस्ब किए गए। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की सरहद पर रहने वाले शहरियों ने एक दूसरे पर शदीद पथराव किया। बादजां पथराव करने वाले शहरियों के साथ फौजी भी शामिल हो गए। किर्गिस्तान के वजारत सेहत के मुताबिक झड़पों में 31 अफराद हलाक और 150 जख्मी हो गए। ताजिकिस्तान के कितने लोग मारे गए या जख्मी हुए इस बारे में ताहल कोई आदाद व शुमार जारी नहीं किए गए। ख्याल रहे कि इस इलाके में पानी के ज़खायर के मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़िश्ता 30 साल से तनाज़ा चला आ रहा है। माजी में भी पानी के मामले पर झड़पें होती रही, लेकिन ये झड़पें अब तक की शदीद तरीन थी। भारत में सालाना करोड़ों रुपए की खैरात करने वाले अफराद की एक फहरिस्त जारी की गई, जिसमें ये बात सामने आई है कि अजीम परचम जी नामी मुसलमान कारोबारी शख्सियत ने रोजाना की बुनियाद पर औसतन 22 करोड़ रुपए की खैरात की है। जी हाँ, अमीर तरीन अफराद ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान मजमूई तौर पर 9,324 करोड़ भारतीय रुपए की खैरात की। इस खैरात में सबसे बड़ा हिस्सा अजीम प्रेम जी का है, जिन्होंने मजमूई तौर पर 7,904 करोड़ रुपए की खैरात की। अगर उनकी रोजाना की औसत निकाली जाए तो ये 22 करोड़ रुपए 45 करोड़ पाकिस्तान के करीब बनती है। अजीम प्रेम जी ने सबसे ज्यादा पैसा तालीम पर खर्च किया। इसके अलावा इन्होंने कोरोना बहरान से निपटने के लिए मजमूई तौर पर 1,125 करोड़ रुपए के अतियात दी। इंडिया में खैरात करने वालों का दूसरा नंबर शेवर नारायण का है, जिन्होंने एक साल में 795 करोड़ की अतियात की है। भारत में अमीर तरीन शख्स मैक्स अंबाई की अवामी फलाह के कामों में खर्च करने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने एक साल के दौरान 458 करोड़ रुपए के अतियात दिए। दूसरी जानिब दुबई में गिरफ्तार होने वाली गैर मुल्की मॉडल्स के पीछे दरअसल कौन था, बिलाखिर मामला हल हो गया। दुबई से गुज़िश्ता माह 20 के लगभग हरना मॉडल्स की एक होटल की बालकनी में खड़े होकर बनवाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। जी आपको बताते चले, दुबई से गुज़िश्ता 20 माह के लगभग हरना मॉडल्स की एक होटल की बालकनी पर खड़े होकर बनवाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद इन मॉडल्स और इस फोटोशूट और ऑर्गेनाइजर की गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तमाम मॉडल्स को तुरबा कर मुल्क बदर किया गया है। ताहम करप्शन नामी 41 साल अमरीकी ऑर्गेनाइजर को कोरोना वायरस लाहक होने पर इसे रिहाई के बाद भी करंटीना में रखा जा रहा है, जिसके बाद इसे भी मुल्क बदर कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि दुबई पुलिस ने मॉडल्स को एक हफ्ते बाद ही रिहा करके मुल्क बदर कर दिया था। तमाम को 20 दिन तक जेल में रखा गया है। ताहम इससे भी बगैर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है कि करंटीना में भेज दिया जाए। मंडेला की कई तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें वो साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और बॉलीवुड के कई सितारों के साथ मौजूद होता है। सोशल मीडिया सारिफीन को एक पुरस्कार शख्सियत करार दे रहे हैं। यकम मई मजदूरों का आलमी दिन है। ये दिन मनाने का मकसद मजदूरों, मेहनत कशों के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ इनके मसाइल के हल करने के लिए आवाज उठाना है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा JNN जफर इकबाल आसिम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। मजदूर जो सबकी सुनता है, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई नहीं। यकम मई को हर साल की तरह यौम मजदूर तो मनाया जा रहा है, लेकिन मेहनत कश आज भी रोजी कमाने का वसीला ढूंढेगा। दिहाड़ी लगे तो खाएगा, वरना फाका इसकी सिर पर गिरा नहीं गुजरता। ये दिन 1886 में शिकागो के मकाम पर मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाले एहतजाज का नतीजा है। इस मौका पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मुख्तलिफ तकरीबात, सेमिनार्स और रैलियाँ मुनक़्क़द होती हैं। आज के दिन तमाम सरमायाकार छुट्टी पर होते हैं। दफातर, फैक्ट्रियाँ, कारखाने बंद होते हैं। मजदूरी का कोई वसीला नहीं, इसलिए मजदूर के बच्चे आज भी भूखे रहेंगे।
जबकि हुक्मरान जमात और बाद असर तबकात मजदूर के नाम की महफिलें सजाएंगे, खिताबत के तमाम जौहर दिखाएंगे और महफिल के इख्तिताम पर बेहतरीन सुगात से पेट का जहन्नम बुझाएंगे, क्योंकि भूख तो सिर्फ मजदूर का मुकद्दर है। दूसरी तरफ आलमी वबा कोरोना भी मजदूरों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बहरान लेकर आई है और आज लेबर डे के मौके पर हज़ार हम इंतकशों को फकीर कशी का सामना है। दूसरी जानिब राजनपुर 1 मई मजदूरों का आलमी दिन है। ये दिन मनाने का मकसद मजदूरों मेहनत कशों के मसाइल उजागर करने के साथ साथ उनके मसाइल हल करने, आवाज़ उठाने। राजनपुर में भी मजदूरों का आलमी दिन सिर्फ कागजों तक ही महदूद होकर रह गया है। जी, 1 मई योम मजदूर हर साल की तरह योम मजदूर तो मनाया जाता है, लेकिन मेहनत कश मजदूर आज भी बच्चों के रिस्क को तलाश में बाजार के इस चौक में पहुंच गया है, जहां पर दिहाड़ीदार मजदूरों के इंतजार में कतार पर बना बैठ जाते हैं और अगर दिहाड़ी लगे तो खाने का, वरना फाका जिन लोगों के लिए दुनिया भर का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, वही लोग आज भी बेखबर हैं। 1 मई योम मजदूर हुकूमती सतह पर सिर्फ कागजात की हद तक महदूद होकर रह गया है। मजदूर मेहनत कशों और हकूक के लिए ना तो एहतजाज ना ही कॉन्फ्रेंस तकरीबात का इनेकाद किया गया है। आज के दिन भी मजदूर मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से। रहीम यार खान रोड पर गैर मयारी गोश्त ले जाने वाला कसाब अवाम ने काबू कर लिया। सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोश्त कब्जे में लेकर कसाब को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक गैर मयारी गोश्त ले जाने वाला कसाब अवाम के हत्थे चढ़ गया। वेटरनरी डॉक्टर की इंस्पेक्शन के बाद गोश्त मजरे सेहत होने की तस्दीक भी हो गई है। पुलिस ने डॉक्टर आकिब खलील की दरख्वास्त पर कसाब तारिक और शुएब नामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है और गोश्त मजरे सेहत होने की तस्दीक की है। नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें कि राजनपुर सस्ता रमजान बाजार में इंतजामिया ने आने वाले खरीदारों को बेकारी बना दिया है। चीनी के स्टॉल पर खवातीन और मर्दों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। जी, एक तरफ से कोरोना SOPs पर हुकूमत सख्ती से अमल करा रही है, दूसरी तरफ रमजान बाजार भी नाकस इंतजाम की वजह से खरीदारी का रश आमद हो चुका है। खवातीन 2 से 3 घंटे कतार में खड़े होकर 2 किलो चीनी ले रही हैं। रमजान बाजार ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। खबर शामिल करेंगे करोड़लालीसन से। करोड़लालीसन में अंजुमन ताजरान फतेहपुर के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब खलफबरदारी, डिप्टी कमिश्नर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। जी हाँ, करोड़लालीसन फतेहपुर अंजुमन ताजरान फतेहपुर के खलफ बरदारी की तकरीब का इनेकाद रॉयल पैलेस में मुनक़िद हुआ। मेहमान खसूसी DC लिया असफर ज़िया, MNA अब्दुल मजीद खान न्याजी ने शिरकत की और नए मुंतखब काबीना से खलफ लिया और काबीना के तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। दूसरी जानिब चुनिया के इलाका मौलापुर में बागात के पीले और रसीले लोकाट अपने मुनफरिद जायके के एतबार से मशहूर हैं। खट्टे मीठे लोकाट का सब्ज पत्तों में लहलाते का नज़ारा दिल फरेब होता है। चुनिया के लोकाट पक कर तैयार हो चुके हैं, जो कि अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN मेहर वकार से, जो कि वहाँ पर मौजूद है। जी मेहर वकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चूनिया के नवाही इलाका मुलापुर एक लंगाट के बाग पर मौजूद हूँ, जो कि 5 एकड़ पर यह लंगाट का बाग लगाया गया है। यहाँ पर लोग दूर दराज से इस फल को लेने के लिए आते हैं ताकि उनकी इफ्तारी अच्छी हो सके। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फल है ये मुख्तलिफ शहरों में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान। इसी हवाले से बात करते हैं, यहाँ पर वो ज़मींदार मौजूद है जिसने ये बाग लगाया है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी अपना खाने के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन फल है और हर ज़मींदार को चाहिए कि ये बाग लगाएं, लगाट का बाग लगाएं। हमने अपना हमारे पास 4-5 बल्कि 30-40 लोग जो है हमारे पास मजदूरी करते हैं आके, और क्या नाम है रोज़गार भी मिलता है गरीब आदमी को, और दूसरा क्या नाम है खाने के लिए भी बहुत बेहतरीन फल है ये। तो अपना हर ज़मींदार को चाहिए कि ये लगाट का बाग लगाएं तो अपना पाकिस्तान को खुशहाल बनाएं और क्या नाम है सोना अच्छा बनाएं, खूबसूरती बढ़ती है इसकी वजह से। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने इस ज़मींदार की बात सुनी, इनका कहना है कि सभी ज़मींदार को चाहिए कि इस तरह का बाग लगाना चाहिए, इससे हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती बढ़ती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह के बाग से हज़ारों लोगों का रोज़गार वो बस्ता होता है। और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद में बहुत से जो टोकरियाँ तैयार करके और काटन तैयार करके मुख्तलिफ शहरों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जी
दूसरी जानिब आपको बताते चले, नौ तयनात डीपीओ बडग्राम तारिक महमूद खान की दबंग एंट्री, चार्ज संभालते ही बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। 1,70,00,000 रुपए डकैती करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 9,44,000 रुपए भी बरामद कर लिए। बडग्राम के सियासी, समाजी, कारोबारी और अवामी हलकों में डीपीओ बडग्राम तारिक महमूद और बडग्राम पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मजीद तफसीलात बडग्राम से सैयद आमिर जहान शराजी की इस रिपोर्ट में। तो तैनात डीपीओ बडग्राम तारिक महमूद खान की दबंग एंट्री, चार्ज संभालते ही बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। 1,70,00,000 रुपए डकैती करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, जबकि 9,44,000 रुपए भी बरामद कर लिए। मुद्दई अबू बकर सिद्दीक वल्द इस्लाम जरीन सकना कनई बतकुल ने ताना चांजल में डकैती की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उससे नामालूम अफराद ने असला की जोर पर 1,70,00,000 रुपए छीन कर उसे वीराने में फेंक कर फरार हो गए, जिस पर डीपीओ बडग्राम तारिक महमूद खान ने चार्ज संभालते ही डीएसपीओ सर्कल बडग्राम औरंगजेब खान की क़यादत में एक टीम तश्कील दी। मुतालिका टीम ने दिन रात मेहनत के बाद मुलजिमान तक रसाई मुमकिन बनाई, जिनमें 2 मुलजिमान अजहर वल्द अकरम सकना मीरपुर एबटाबाद और अमान खान वल्द आसिफ सकना मोरकला एबटाबाद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 9,44,000 रुपए भी बरामद कर लिए। डीपीओ बडग्राम तारिक महमूद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा मकसद बडग्राम की आवाम की जान और माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत करना है। हमारा मकसद जो है वो बडग्राम के अवाम की जान, उनकी माल, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनके सरमाए की हिफाजत करना है। इस मौके पर मुद्दई मुकदमा अबू बकर सिद्दीक ने डीपीओ बडग्राम तारिक महमूद खान का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन अब्दुल फनास के साथ सैयद आमिर जहान शराजी, JNN न्यूज़ बडग्राम। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।